हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू अपने डिसेबल्स के साथ 5th मेरिडियंस में आ गए थे और 5th, 4th और 3rd मेरिडियंस, इन तीनों मेरिडियंस के बॉर्डर्स आपस में मिले हुए थे, जबकि ये तीनों की तीनों मेरिडियंस एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी। इसलिए 5th मेरिडियंस के वंगलू क्लैन को मिटाने के लिए 4th मेरिडियंस के दो बहन भाई वंगलू क्लैन के ऊपर नजर रखते हुए उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। इवन उन दोनों ने मिलकर वंगलू क्लैन के यंग मास्टर को भी खत्म कर दिया था, लेकिन एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स बीच में आते हुए उन दोनों बहन भाइयों के सारा प्लान चौपट कर देते हैं। पर वो दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो गए थे और ऊपर से एसएस टज़ू और उनके डिसेबल्स को इस तरह से वंगलू क्लैन की मदद करते हुए देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोर्टल कल्टीवेटर्स ने डीमन कल्टीवेटर्स के साथ हाथ मिला लिया है। और ये खबर उन दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे 4th मेरिडियन में अपने क्लैन तक भी पहुंचा दी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें 4th मेरिडियन के इमोर्टल अनबुहाल का सीन दिखाया जाता है, जहां आज सभी क्लैंस के बीच में मोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स के एक हो जाने के ऊपर ही मीटिंग चल रही थी। और तभी वहां पे एक क्लैन का लीडर गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इमोर्टल कल्टीवेटर्स इतना ज्यादा कैसे गिर सकते हैं, जो उन लोगों ने सामने से जाकर खुद डीमन क्लैन के साथ हाथ मिला लिया। और ऊपर से डीमन क्लैन की तो हिम्मत देखो, जो हमारे मना करने के बावजूद भी इमोर्टल कल्टीवेटर्स के साथ मिल गए हैं। जब आज से 10,000 साल पहले हमने उन लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए बोला था, तब तो डीमन क्लैन के उस लीडर ने बहुत ही एटीट्यूड से हमें मना कर दिया था। लेकिन अपने लीडर के मर जाने के बावजूद भी ये वंगलू डीमन क्लैन इतना ज्यादा समझदार कैसे हो गया है, जिसपे एक दूसरे क्लैन का लीडर कहता है, मुझे तो लगता है वंगलू डीमन क्लैन के लोगों ने उन्हें इमोर्टल कल्टीवेटर्स को अपने साथ मिलाने के लिए कोई ट्रिक प्ले की है। पर फिर भी मुझे इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स का रिलेशन हजम नहीं हो रहा। या तो वो इमोर्टल कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा बेवकूफ है, या फिर वंगलू डीमन क्लैन के वो कल्टीवेटर्स ही कुछ ज्यादा समझदार हो गए हैं। जो भी है, पर ये बहुत ही अजीब बात है। इसलिए मैं इस बारे में अच्छी तरह से पता लगाने के लिए अपने कुछ और लोगों को भेजना चाहता हूँ, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर इस सब के पीछे राज क्या है। जिसपे एक और क्लैन का लीडर पहले वाले लीडर की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बेवकूफी होगी। अगर हम बार बार इसी तरह से चेक करने के लिए अपने लोगों को भेजते रहे तो फिर हम एक्शन कब लेंगे? और तब तक हो सकता है वो वंगलू क्लैन हमारे खिलाफ ही साजिश करते हुए हमारे क्लैंस के ऊपर हमला करते हुए हमें खत्म कर दे। इसलिए मेरे ख्याल से तो हमें और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें डायरेक्ट अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए पूरे वंगलू क्लैन को ही खत्म करवा देना चाहिए। जिसपे उन सभी क्लैंस का लीडर वहां पे उनसे कहता है, नहीं, हम लोग जब तक ये नहीं जान लेते कि आखिर उन डीमन और इमोर्टल कल्टीवेटर्स ने एक साथ कैसे हाथ मिलाया है, तब तक हम उन लोगों को खत्म नहीं कर सकते। जिसपे एक लेडी लीडर भी वहां पे उस लीडर का साथ देते हुए कहती है, शंघाई लीडर जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर हम बिना इसके बारे में पता लगाए वंगलू क्लैन को खत्म कर देते हैं तो क्या पता कल को कोई और क्लैन इसी तरह से हमारे सामने आके खड़ा हो जाए, जिसमें इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स दोनों एक साथ हो। और शायद उस समय हमें इस सब के बारे में पता लगाने का मौका भी ना मिले, जबकि अभी हमारे पास इस सब के बारे में पता लगाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अगर हमें ये पता चल जाता है कि डीमन क्लैन और इमोर्टल कल्टीवेटर्स ने किस गुनाह पर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, तो हमें बाकी डीमन क्लैन के प्लान्स के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके बाद उन सभी को खत्म करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उस लेडी लीडर की ये बात सुनकर उन सभी का लीडर उससे कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और वैसे भी हमें वंगलू क्लैन जैसे एक छोटे से डीमन क्लैन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब चाहे वंगलू क्लैन को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम टाइम रहते ही सबसे पहले उनके बारे में पता लगाएं, उसके बाद एक्शन लेते हुए उन सभी को खत्म करें। इस तरह हम डीमन क्लैन की जड़ों को ही काट देंगे। जिसपे एक और क्लैन लीडर कहता है, ओके, अगर ऐसी बात है, मैं अभी अपने लाइट सोल्जर्स को वंगलू क्लैन की तरफ भेज रहा हूँ। वो लोग ना सिर्फ वंगलू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बल्कि उसी के साथ साथ वो लोग ये भी पता लगा लेंगे कि आखिर इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स एक साथ कैसे मिल गए। और ये कहकर वो लीडर जियानिंग वाले क्लैन लीडर से कहता है, आप इस सब के बारे में अपने उन दोनों डिसेबल्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे लाइट सोल्जर्स आ रहे हैं, तो इसलिए आगे उन दोनों को ही हमारे सोल्जर्स को लीड करना होगा। जिसपे उन सभी का लीडर भी हमें अपना सर हिलाता है। और बाकी सभी क्लैन लीडर्स को भी आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए वो सभी भी इसके लिए मान गए थे, जबकि असल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इन लोगों ने जियानिंग की बेवकूफाना बातों के ऊपर यकीन करते हुए उन्हें सच मान लिया था। अब इसका अंजाम क्या होता है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं उस इमोर्टल हाल के बारे में एक छोटा सा लिटिल स्पिरिट बीस्ट भी दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे उन सभी क्लैन लीडर्स की बातें सुनते हुए उनके ऊपर नजर रखे हुए था। अब ये लिटिल स्पिरिट बीस्ट किसका है इसके बारे में भी हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वंगलू क्लैन के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियानिंग और उसका भाई अभी भी दोनों वंगलू क्लैन के ऊपर नजर रखे हुए थे। और तभी जियानिंग का भाई वहाँ पे उसे कहता है, सिस्टर, हमने अपने क्लैन लीडर तक वंगलू क्लैन को लेकर एक कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज पहुंचाई है, पर उसके बावजूद भी अभी तक क्लैन लीडर ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मेरे ख्याल से तो अब तक उन लोगों को यहाँ पे आते हुए पूरे वंगलू क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, जबकि अभी तो उनकी कोई खबर ही नहीं है। जिसपे जियानिंग अपने भाई को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम इतने ज्यादा बेसब्र मत बनो, थोड़ा सा वेट करो, वो लोग बस यहाँ पे पहुंचते ही होंगे। अपनी बहन जियानिंग की ये बात सुनकर जियान हाउ भी वहाँ पे चुप हो जाता है, और अचानक ही वो वहाँ पे अपना और अपनी बहन का लाइट टोकन बाहर निकालकर खुश होते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि वंगलू क्लैन की उस न्यूज के बदले में हमें हमारी क्लैन की आर्मी का लाइट सोल्जर बना दिया जाएगा। ये वाकई हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये कहकर जियान हाउ अपनी बहन से सवाल करते हुए पूछता है, क्या कहती हो, हमारा रैंक कितना ज्यादा बड़ा होगा? जिसपे जियानिंग गुस्से से अपना टोकन वापस लेते हुए उससे कहती है कि ये कोई रैंकिंग टोकन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ सेविंग टोकन है, ताकि अगर हम लोग कभी मुसीबत में हो तो इस टोकन की मदद से हम लोग अपने क्लैन से अपने लिए मदद बुला सकते हैं। और अभी जियानिंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी पीछे से उनके इमोर्टल क्लैन के कुछ लाइट सोल्जर्स आकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तो अब तुम्हारी जैसे मामूली डिसेबल्स भी खुद को लाइट सोल्जर समझने लगे हैं, तुम
तुम दोनों को बस एक छोटा सा टास्क दिया गया है, जो कि है हम लोगों को रास्ता दिखाना, और इस छोटे से टास्क को पूरा करके तुम लोग अपनी रैंक को बढ़ाने का सोच रहे हो। पर कोई बात नहीं, वैसे भी रात हो चुकी है और रात में इस तरह के सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। उसी लाइट सोल्जर की ये बात सुनकर उसके बाकी सभी साथी भी वहाँ पे उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे, जो देखकर जियान को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पर जैसे ही वो वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो जियान उसे वहाँ पे रोक देती है और वो वहाँ पे उन्हें लाइट सोल्जर्स को कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप उन्हें वहाँ पे ग्रीट करती है, जो देखकर उन्हें लाइट सोल्जर्स का लीडर उससे कहता है, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को अपने टास्क के बारे में पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे वंगलू क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दोनों यहाँ पे इस तरह से खड़े होकर हमारा मुंह क्या देख रहे हो। जल्दी से हमें वंगलू क्लैन की तरफ ले चलो ताकि हम लोग जल्दी से वंगलू क्लैन को डिस्ट्रॉय करते हुए वापस जा सके, क्योंकि अभी हमें जाकर सोना भी है। यहाँ पे उन्हें लाइट सोल्जर्स का ये लीडर काफी ज्यादा एरोगेंट दिखाई दे रहा था, जो देखकर जियानिंग उससे कहती है, ओके सीनियर, जैसा आप कहें, प्लीज आप हमारे पीछे आइए। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वंगलू क्लैन के इनर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वंगलू क्लैन के यंग मास्टर ने एसएस टजू और उनके डिसेबल्स को अपने क्लैन में ही रोक लिया था, जहाँ वो दोनों यंग मास्टर एसएस टजू के सामने झुककर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, मास्टर, हमारा वंगलू क्लैन अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और जब से हमारे डीमन किंग कहीं गायब हुए हैं तब से लेकर अब तक हर छोटा बड़ा क्लैन हमारे इस क्लैन को डिस्ट्रॉय करते हुए इसे मिटाना चाहता है और अब तक हम लोग बहुत ही मुश्किलों से अपने इस क्लैन को बचाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग उनके साथ लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हमारे पास उन लोगों के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं है, जबकि हमारे दुश्मन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। न सिर्फ हमारी अपनी फिफ्थ मरीडेस के कुछ क्लैन हमारे दुश्मन बने हुए हैं, बल्कि उसी के साथ साथ फोर्थ मरीडेस और थर्ड मरीडेस के क्लैन भी हमें खत्म करना चाहते हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, अब आपके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। उन दोनों यंग मास्टर्स की ये बातें सुनकर एसएस टजू तो वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निंग करो उन दोनों यंग मास्टर्स को वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है, अगर मेरे बॉस यहाँ पे तुम्हारे क्लैन में रुके हैं तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए ही रुके हैं और मेरे बॉस ने ऑलरेडी तुम्हारे दुश्मन क्लैन से निपटने के लिए अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। अब चाहे यहाँ पे किसी भी क्लैन का कितना ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, वो तुम्हारे वंगलू क्लैन के बॉर्डर को पार ही नहीं कर पाएगा। इवन किसी क्लैन की पूरी आर्मी ही क्यों ना आ जाए, फिर भी वो लोग तुम्हारे इस वंगलू क्लैन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, अब तुम लोगों का ये क्लैन पूरी तरह से सुरक्षित है। और अभी बर्निंग करो वहाँ पे उन यंग मास्टर से ये सब कह ही रहा था कि तभी एसएस टजू जो कि वहाँ पे अपनी कॉफी पी रहे थे, तभी अचानक उन्हें वहाँ पे एहसास हो जाता है कि इमॉर्टल क्लैन के वो एलाइट सोल्जर्स यहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए एसएस टजू अचानक वहाँ पे अपनी जगह से खड़े होकर उन सभी को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं और ये कहकर एसएस टजू वहाँ पे उस घर से बाहर आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम जियानिंग और जियान हाउ को देखते हैं, जो कि अपने सभी एलाइट सोल्जर्स को लेकर बहुत ही तेजी से वंगलू क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं उन एलाइट सोल्जर्स में से एक अपने लीडर से कहता है, बॉस, हमें इस मामूली से क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतने ज्यादा लोगों को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी, और ऊपर से मास्टर ने आपके जैसे एक 7th ग्रेड के इमॉर्टल कल्टीवेटर को भी हमारे साथ भेज दिया, जबकि इस मामूली क्लैन को तो बस हम लोग ही मिलकर खत्म कर सकते थे। और अभी वो एलाइट सोल्जर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही नीचे जमीन से कुछ स्पिरिचुअल रूट्स निकलती हैं, जिन्होंने देखते ही देखते अचानक ही वहाँ पे उन एलाइट सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। और अपने ऊपर हुआ अचानक उस हमले को देखकर वो सभी एलाइट सोल्जर भी वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गए थे। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे उन रूट्स के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक ही पीछे से एसएस टजू के बनाए हुए डिमोनिक बीस्ट ने भी आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ उनका सबसे पहला शिकार जियान हाउ और जियानिंग ही थे। लेकिन जियानिंग टाइम रहते ही अपने भाई को बचाते हुए वहाँ से दूसरी तरफ जंप कर गई थी, और इस बीच इमॉर्टल क्लैन के बाकी सभी एलाइट सोल्जर्स ने भी वहाँ पे खुद को संभाल लिया था। और अब वहाँ पे दोनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी, जहाँ एक तरफ एसएस टजू की बनाई हुई आर्मी थी तो दूसरी तरफ इमॉर्टल क्लैन की आर्मी थी, जो कि खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझती थी। और तभी उन एलाइट सोल्जर्स का लीडर वहाँ पे उन वाटरमेलन स्पिरिट बीस्ट को देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब हमारा मुकाबला इन जैसे फ्रूट्स करेंगे, पर कोई बात नहीं, मैं अभी कभी इन सभी को इस वर्ल्ड से खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए एक जायंट स्वॉर्ड से वहाँ पे एसएस टजू की आर्मी के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे वो जायंट स्वॉर्ड जाकर वहाँ पे एसएस टजू की आर्मी से टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ स्मोक फैल गई थी, जो देखकर इमॉर्टल क्लैन की वो आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद वंगलू क्लैन की ये आर्मी उनके इस एक अटैक में ही मारी गई है। लेकिन जब वो स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे। इवन उनमें से अचानक एक डिमोनिक बीस्ट आगे बढ़ते हुए उस लीडर के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लीडर वहाँ से उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था। और अपने लीडर के ऊपर हुआ अचानक इस हमले को देखकर उसके सभी के सभी साथी वहाँ पे पूरी तरह से बुखला गए थे, क्योंकि जब एक 7th ग्रेड के इमॉर्टल कल्टीवेटर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था तो वो लोग भला इन मॉन्स्टर्स के सामने क्या ही कर सकते थे। पर अभी वो बेचारे सभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक ही वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे खुद को संभालते हुए उन डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके किसी भी हमले का वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था, और देखते ही देखते वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे एक एक करके उन सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को वहाँ पे मौत के घाट उतारने लगते हैं। और इस बीच उन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लीडर ने भी दोबारा वहाँ पे खुद को संभाल लिया था, और अपने साथियों को वहाँ पे इस तरह से मरते हुए देखकर अचानक वो अपनी स्वॉर्ड लेकर गुस्से से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस वाटरमेलन मॉन्स्टर ने वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा उसके ऊपर ही हमला करते हुए उसे वहाँ पे खा लिया था, जो देखकर तो अब इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से उन्हें वहाँ से कहाँ जाने देने वाले थे। इसलिए वो भी वहाँ पे उनका पीछा करते हुए एक एक करके उन सभी को वहाँ पे मारने लगते हैं। और तभी उनमें से एक इमॉर्टल कल्टीवेटर वहाँ पे
उन मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर ये सभी के सभी मोस्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हैं, जिनका मुकाबला हमारे जैसे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी नहीं कर पा रहे, और ऊपर से हमारे किसी भी अटैक इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ हम एक और इमॉर्टल कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही चालाकी से एक डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, और उसके साथ फाइट करते करते वो उस डिमोनिक बीस्ट को सबसे अलग एक जगह पे ले आता है, जहाँ उसने अपने बाकी दो साथी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की मदद से पीछे से उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करवा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को तब लगता है जब वो उस डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं, क्योंकि उनके इतने ज्यादा पावरफुल हमले का भी उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था, जबकि अपने इस अटैक में उन बेचारे इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने अपना पूरा दम लगा दिया था। और मजा तो तब वहाँ पे आता है जब वो डिमोनिक बीस्ट अचानक ही वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए सिर्फ अपने और प्रेशर से उन सभी को वहाँ से दूर फेंक देता है। पर अभी बेचारे वो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे नीचे गिर पाते उससे पहले ही उन मोस्टर्स ने अपनी रूट्स उन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की बॉडीज के आर पार घुसा दी थी, और इसी के साथ वहाँ पे दो और इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का खेल खत्म हो चुका था। और वो मोस्टर वहाँ पे सिर्फ उन सभी को खत्म ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन सभी को मारने के बाद वो उन्हें वहाँ पे खाते भी जा रहे थे। एसएसटज़ू की आर्मी भी उन्हीं की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी, जो कि वहाँ पे किसी के ऊपर भी रहम नहीं दिखा रही थी। और एसएसटज़ू जो कि ऊपर हवा में ही खड़े होकर ये सब देख रहे थे, उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं बन्नी क्रो बुरा समूह बनाते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, पर ये लोग तो बॉस के बनाए हुए इन वाटरमेलन स्पिरिट बीस्ट को भी नहीं हरा पाए। वहीं दूसरी तरफ वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे बचे हुए आखिरी इमॉर्टल कल्टीवेटर के पास आकर उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर देता है। और इसी तरह देखते ही देखते वो सो कॉल्ड इमॉर्टल आर्मी वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और अब बस वहाँ पे वो दोनों बहन भाई ही बचे थे, जो कि वहाँ पे अपनी आर्मी की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे। इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक एक मोस्टर ने बीच में आते हुए वहाँ पे उन दोनों का रास्ता रोक लिया था, और देखते ही देखते एसएसटज़ू की आर्मी वहाँ पे उन दोनों को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लेती है, जो देखकर बन्नी क्रो कहता है, ओ तो ये दोनों अभी तक भी बचे हुए थे, पर अफसोस अब इन दोनों का भी यहाँ पे अंत होने वाला है। वहीं वो दोनों बहन भाई भी उन मोस्टर्स को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, और वो दोनों ही डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। पर ज़ियानिंग जो कि अपने भाई से थोड़ी समझदार थी, उसे समझ आ गई थी कि यहाँ से उन दोनों का एक साथ निकल पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो वहाँ पे सैड होते हुए अपने भाई से कहती है, ब्रदर तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से भागना होगा, और अपनी बहन की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाना होगा ताकि तुम इन लोगों से मेरा बदला ले सको। और ये कहकर ज़ियानिंग अचानक ही वहाँ पे अकेले उन मोस्टर्स का सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर ज़ियाना उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वही वो मोस्टर्स भी वहाँ पे ज़ियानिंग के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए अपने स्पीचर रूट्स की मदद से उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिनसे ज़ियानिंग अपनी स्पीड के यूज करते हुए वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रही थी। पर तभी अचानक एक और मोस्टर अपने स्पीचर रूट से उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे गिरा देता है, और जैसे वो वहाँ से नीचे गिरने लगती है तो एक मोस्टर उसे वहाँ पे खाने के लिए तैयार हो गया था, और अपनी बहन को वहाँ पे इस तरह से उस मोस्टर के मुंह में जाते हुए देखकर ज़ियाना को अचानक वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपना पूरा दम लगाकर अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ से आगे बढ़ता है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने वहाँ पे अपनी बहन को बचा भी लिया था, और उसी के साथ उसने अपनी बहन को बचाते हुए वहाँ से दूर भी फेंक दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा सैड होकर चिल्लाते हुए अपनी बहन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। पर अभी ज़ियाना वहाँ पे ये सब अपनी बहन से कह ही रहा था कि तभी वो मोस्टर आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर भी हमला कर देता है, और अपने भाई के ऊपर होते हुए इस हमले को देखकर ज़ियानिंग भी उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने आ गई थी, और उसी के साथ साथ ज़ियानिंग ने वहाँ पे अपने उन लाइट टोकन्स का यूज करते हुए उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से पीछे की तरफ धकेल दिया था। जिसके बाद वो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से अपने भाई से कहती है कि मैं भला यहाँ पे अकेले तुम्हें मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हूँ। वहीं उन डिमोनिक बीस्ट को रोकने के चक्कर में उनके वो लाइट टोकन्स भी वहाँ पे टूट चुके थे, जो देखकर ज़ियानिंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से अपने भाई से कहती है, चलो एक साथ मिलकर इन मोस्टर्स का सामना करते हैं, और अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे मरेंगे। उन दोनों बहन भाई के बीच में इतना ज्यादा गहरा बॉन्ड देखकर निंग्यू भी वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, इन दोनों बहन भाई के बीच में रिलेशन तो बहुत ही ज्यादा गहरा है, जो ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार है। जिसपे बन्नी क्रो भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और देखो तो सही कैसे वो दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं, जबकि वो दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं उन दोनों का इन मोस्टर्स के सामने टिकने का कोई भी चांस नहीं है, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए इन मोस्टर्स के साथ भी भिड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पर एसएसटज़ू के बनाए हुए मोस्टर्स के ऊपर उनके ये इमोशंस काम नहीं करने वाले, और ऊपर से एसएसटज़ू ने अपने सभी मोस्टर्स को इन्हें खत्म करने के लिए कमांड दी हुई है, तो इसलिए वो सभी मोस्टर्स इनके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाले। और अभी बन्नी क्रो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उनमें से एक डिमोनिक बीस्ट उन दोनों बहन भाई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर उन दोनों बहन भाई ने भी डर के मारे वहाँ पे अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे उन दोनों के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ही एसएसटज़ू अपनी सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही उस डिमोनिक बीस्ट को वहीं पे रोक देते हैं, और जब काफी देर तक वहाँ पे कुछ नहीं होता तो ज़ियानिंग भी वहाँ पे थोड़ा डरते हुए अपनी आंखें खोलती है, और जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है तो वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पे बिल्कुल एक स्टैचू की तरह वहाँ पे रुका हुआ था, जो देखकर उसे भी वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये डिमोनिक बीस्ट इस तरह से अचानक यहाँ पे रुक कैसे गया। पर अचानक ज़ियानिंग वहाँ पे खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने भाई को वहाँ से भागने के लिए कहती है, और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गए थे, जिनके जाते ही निंग्यू वहाँ पे उन दोनों के टोकन्स को उठाते हुए उन्हें एसएसटज़ू के सामने ले आती है, और एसएसटज़ू उन दोनों इलाइट टोकन्स को वहाँ पे थोड़ा गौर से देखते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन दोनों को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जैसे वो दोनों टोकन्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं तो इमॉर्टल क्लैन के लीडर को भी ये पता चल चुका था, उसके भेजे हुए सभी इलाइट सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, और उसकी आर्मी के साथ साथ
जियानिंग और जियान हाउ भी मारे गए हैं। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे उस लीडर के भी दोनों टोकन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर वो वहाँ पे शौक होते हुए कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर वांग लू जैसे मामूली से क्लैन ने हमारी भेजी इतनी ज्यादा पावरफुल आर्मी को कैसे खत्म कर दिया। और अभी वो लीडर वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक और क्लैन लीडर गुस्से से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, ये तुम्हारे उन दोनों डिसेबल्स ने कैसी न्यूज हमें दी थी, मेरे भेजे हुए सभी के सभी एलाइट सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। जो सुनकर तो उस इमोर्टल क्लैन के लीडर को वहाँ पे और भी बड़ा झटका लगता है और वो चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लोग भी मारे गए हैं? पर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरे लोग ही मारे गए हैं, जबकि तुम्हारी आर्मी में तो 7 ग्रेड के इमोर्टल कल्टीवेटर्स भी मौजूद थे, तो फिर उन्हें वांग लू जैसे मामूली क्लैन ने कैसे खत्म कर दिया? वहीं वो लिटिल स्पिरिट बीस्ट अभी भी वहाँ पे उनके ऊपर नजर रखे हुए था और ये सारी बातें सुनकर वो लिटिल स्पिरिट बीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक डिमोनिक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डिमोनिक लेडी एक तालाब के अंदर बैठे हुए कल्टीवेट कर रही थी और तभी वो लिटिल स्पिरिट बीस्ट वहाँ पे उसके पास आते हुए उसे वहाँ पे सारी बात बता देता है, जो सुनकर वो डिमोनिक लेडी भी चौंकते हुए कहती है, ये वांग लू डीमन क्लैन तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक निकला, पर कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ। अगर वांग लू डीमन क्लैन खत्म हो जाता तो मैं किसकी लीडर बनती? अब वांग लू डीमन क्लैन को एक नया लीडर मिलने वाला है, जो कि वांग लू डीमन क्लैन को हर खतरे से बचाएगा। और अब तो मेरी डिमोनिक पावर्स भी पूरी तरह से मुझे वापस मिल चुकी हैं, तो अब इन तीनों मरीडियस में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पे मेरा मुकाबला करते हुए मेरे सामने टिक सके। अब एक बार फिर से तीनों मरीडियस के ऊपर डीमंस का राज होगा। और ये कहते हुए उस डीमन लेडी के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।